प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। हमारी ये हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास सीरीज़ का अंतिम वीडियो है। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता रही है 1 नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का हो जाता है धुआं। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी गोल्ड मेडलिस्ट के नोट्स के साथ देखिए आज का वीडियो, जिसका विषय है आधुनिक काल नई कविता युग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नई कविता युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं तथा समकालीन हिंदी कविता। साथ ही हल करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है, ये इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है और विषय आपको पता चल चुका है। आज हम पढ़ेंगे नई कविता युग। विद्यार्थियों, विषय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ को मैंने इस तरह से बनाया है जिससे आप इसे आराम से सोते हुए या कहीं भी टहलते हुए भी सुन सकते हैं। आपको कंटेंट पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े और केवल वॉइस आपके कानों तक पहुँचे। इससे होगा ये कि आपका समय बचेगा। आप घर का कोई काम कर रहे हों या आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हों तो भी आप इसे आसानी से सुन सकते हैं। उससे आपके समय की बचत होगी और कंटेंट बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। ये दोनों युग एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक का समय में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। यानी विद्यार्थियों, जब हम प्रयोगवाद को पढ़ रहे थे तो उसे यहाँ पर काव्य धारा की आरंभिक अवस्था यानी जो युग था उसको आरंभिक युग को तो माना प्रयोगवाद, और जो उसकी विकसित अवस्था आई उसको नई कविता की संज्ञा दी गई। इस प्रकार प्रयोगवाद एक नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं कहलाती हैं। हिंदी की नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। नवीन विषयों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इसकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को भी नई कविता की पहचान माना जा सकता है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें कि नई कविता को नई कविता किसने कहा है, तो अज्ञे जी ने कहा है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है क्योंकि इसमें कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य साहस, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। अक्सर ये आपको कोचिंग्स में नहीं बताया जाता या आपके नोट्स में भी ये शामिल नहीं होगा। यहाँ पर मेन फैक्ट ये है कि नई कविता से किसका जन्म होता है, तो आपको याद रखना है कैक्टसवाद का। या आपसे पूछा जा सकता है कि कैक्टसवाद किसका प्रतीक है, तो आपको उसमें लिखना है अदम्य साहस, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो ये दो प्रश्न ऐसे बनते हैं जो बौद्धिक स्तर के हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब हम देखेंगे इस नई कविता की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं जिनसे नई कविता बनती है। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से देखें तो इनमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता तथा भाषा के नए प्रयोग का रुझान दिखाई पड़ता है। इस काव्यधारा की अनेक प्रवृत्तियाँ हैं जो निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं इन प्रवृत्तियों को। विद्यार्थियों, सबसे पहली प्रवृत्ति जो नई कविता की आती है वो है नवीनता।
और सेकंड है बौद्धिकता, उसके बाद व्यक्तिकता, चौथा आता है क्षणवादिता, पांचवा हम कह सकते हैं भोगवाद और वासना, छठे के रूप में हम बता सकते हैं यथार्थवादिता, सातवां है प्रणय अनुभूति तथा आठवां लोक संस्कृति और अंत में पढ़ेंगे शिल्प विधान। तो एक एक करके हम इन सभी प्रवृत्तियों को जानेंगे। विद्यार्थियों, आप कह सकते हैं कि हम इतना हिस्टोरिकल क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे आपको नई कविता के बारे में पता चलेगा। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस विद्यार्थी रट तो लेता है, लेकिन उसकी समझ विकसित नहीं होती और अक्सर अगर थोड़ा भी प्रश्न घुमा दिया तो आप उसको हल करने के काबिल नहीं बन पाते, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर ये समझ ही नहीं पाया कि नई कविता है क्या। नई कविता में जो शामिल साहित्य है, कविताएं हैं, गद्य है, पद्य है, वो किस स्तर का बना है, उसके लक्षण क्या है। यानी इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए आपको यात्रा करनी है, तो यात्रा का अगर आपने प्लान किया ही नहीं, कहाँ पर स्टॉपेज होगा, कहाँ आप जाएंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, तो आपकी यात्रा कभी भी सफल नहीं कही जा सकती। यही कारण है कि विद्यार्थी आधा अधूरा पढ़ करके एग्जाम तो पास कर लेता है, लेकिन उससे कंपटीशन पास नहीं हो पाते। तो मैं आशा करता हूँ आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। कंटेंट को बार बार दोहराइए और उसमें समझिए कि कौन सा कंटेंट आपको किस तरह का मटेरियल प्रदान कर रहा है, उसकी विशेषता क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, विषय को जानना कैसे है। एक बार अगर आप विषय समझ गए तो कैसा भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा, आप उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नवीनता। नई कविता में नयापन है। भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी की दृष्टि से यह परंपरा से अलग है। अज्ञे जी ने इसी कारण इसे नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। नई कविता को नई राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो आपको याद रखना है, अज्ञे जी ने यह नाम दिया है नई कविता युग को नई राहों का अन्वेषी। इसमें नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं। इसमें इसी कारण नवीन विषयों को शामिल किया गया, जैसे चाय की प्याली, चूड़ी का टुकड़ा। ऐसे ऐसे विषय इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो एकदम से आपको यथार्थवाद की कल्पना से परे ले जाएंगे। सेकंड, इसकी प्रवृत्ति में आता है बौद्धिकता। परंपरागत कविताओं में भावना प्रधान थी, तो नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता है। आज का कवि भावनाओं को छोड़कर बुद्धि के साथ ताना बाना बुनने में विश्वास रखता है। नई कविता का कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने की बजाय उसके मस्तिष्क और बुद्धि को झकझोरना ज़्यादा पसंद करता है। अभी तक आपने देखा जो भी कविताएं रची गई थी वो हृदय में उतरकर आनंद की गहराइयों को प्रज्वलित करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके मन मस्तिष्क को झकझोरना पसंद ज़्यादा किया जा रहा है। नई कविता में इस तरह का कविताएं रची जा रही हैं, इस तरह का साहित्य रचा जा रहा है जो आपको सोचने को मजबूर कर दे। इसी कारण नई कविता में रागात्मकता का हास और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। यानी आप अब समझ गए होंगे कि नई कविता क्या है। यानी आनंद की अनुभूति को छोड़कर आपके विचारों को जो प्रज्वलित करे, जो उद्वेलित करे, वही नई कविता है। नई कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है। अगर उसे बलपूर्वक बुद्धि के साथ कैद किया तो उसकी आत्मा मर जाएगी। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी कहते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वह है बौद्धिकता। कह सकते हैं डॉक्टर देवराज की कुछ पंक्तियां इसकी सबूत हैं। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही। अब आप देखिए बुद्धि को कितना तीव्र उन्होंने कहाँ से जोड़ दिया। सूर्य चंद्र तारों का ताप वेग भी बुद्धि नाप सकती है। तो इस तरह की वैचारिक बौद्धिकता इनकी कविताओं में, नई कविताओं में देखने को मिलती है। तीसरा बिंदु जो इसकी प्रवृत्ति में आता है वह है व्यक्तिकता। नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय व्यक्तिकता। कवियों ने जरूरत से ज़्यादा स्वयं के सुख दुख को कविता का विषय बनाया है। यहाँ नई कविता में यह व्यक्तिकता इतनी आत्मकेंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को रस की अनुभूति नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत भूषण की पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। तो इस तरह से नई कविता में क्या हुआ, कवियों ने वास्तविक अनुभूति को विषय बनाया है। यानी स्वयं के सुख दुख को ही उन्होंने कविता को प्रो दिया। चौथा जो बिंदु आता है प्रवृत्ति में वो है क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है। उसे कल का विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसीलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है।
मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमता और युद्ध के कारण निराशा के स्वर और जीवन में तथा नई कविता में व्याप्त है। अतः कवि हर क्षण को पूर्णतः भोगने का आकांक्षी है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि वो पूरे जीवन को एक तरह से अपनी कविता में उतार दे रहे हैं। पांचवा जो मुख्य बिंदु आता है प्रवृत्ति के रूप में, वह है भोगवाद और वासना। नई कविता के भोग और वासना के स्वर विद्वान हैं। नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हद तो तब हो गई जब इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से काव्य में वासना को हवा दी गई। निसंदेह नए कवियों ने कहीं कहीं तो कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणियां की हैं जो सभ्य समाज में पढ़ने योग्य भी नहीं। उदाहरण स्वरूप शकुंतला माथर के काव्य की कुछ पंक्तियों को लिया जा सकता है। बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं। तो इस तरह का खुलापन भी आपको नई कविता में मिलता है। छठा जो बिंदु आता है वो है यथार्थवादिता। विद्यार्थियों, छठा बिंदु शुरू करने से पहले फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि इन बिंदुओं को पढ़ने से आपकी बौद्धिकता का विकास होगा। आज समझ पाएंगे जब नई कविता के प्रश्नों को आप हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा नई कविता है क्या, किस तरह के काव्य की रचना हुई है। तो इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट होंगे उन प्रश्नों को हल करने के लिए। और बीच बीच में जो भी प्रश्न आते जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। जब आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो वो प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपको याद हो जाएंगे। छठा बिंदु है यथार्थवादिता। नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नई कवि का उद्देश्य रहा है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, जो वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य रहा है, यही कारण है कि नई कविता का विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। उद्योग प्रधान वैज्ञानिक युग की झलक भी इन कविताओं में देखी जा सकती है। यांत्रिक सभ्यता वर्तमान युग धर्म है जिसकी अभिव्यक्ति यथार्थ रूप में नई कविता में हुई है। अब नेक्स्ट सातवां बिंदु जो आता है इसका वह है प्रणय अनुभूति। प्रयोगवादी काल में कवि ने प्रणय का निरूपण अकुंठ रूप में किया है। नई कविता में प्रेम को यौनाकर्षण ही मानते हैं। कवियों ने मासल प्रणयानुभूति को प्रकट करने में भी संकोच नहीं किया। अज्ञे जी की प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। इस तरह से खुलापन एकदम से जो उन्होंने जिंदगी में अनुभव कर रहे थे वही नई कविता में उन्होंने समेट कर रख दिया है। नई कविता में कवियों ने कहीं कहीं यौनाकर्षण की अकुंठ अभिव्यक्ति करते हुए अश्लील चित्र भी अंकित किए हैं जो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। और इसका नेक्स्ट बिंदु आता है लोक संस्कृति। यानी नई कविता की प्रवृत्तियों में अब हम पढ़ेंगे लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति बिंब और प्रतीक, शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। कहीं कहीं लोकगीतों की धुनों पर भी नई कविता की रचना की गई है। यथा कांगड़े की छोरियाँ, कुछ भोरियाँ सब गोरियाँ, लाला जी जेवर बनवा दो, खाली करो तिजोरियाँ। यानी इस तरह की भी आपको पंक्तियाँ नई कविता में देखने को मिलती हैं। नई कविता ने शब्दों की दृष्टि से भी लोक भाषा के महत्व को पहचाना है। सीटी, ठिठुरन, ठसक जैसे शब्दों का नई कविता में भरपूर प्रयोग हुआ है। इसका अंतिम बिंदु है शिल्प विधान। यानी नई कविता की प्रवृत्तियों में अब हम देखेंगे शिल्प विधान को। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत शिल्प से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक एवं नए बिंबों के प्रति नई कविता के कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू अब खुस आ गया है। कवियों का मानना था कि जैसे पुराने बर्तनों की ज़्यादा इस्तेमाल करने से कलई उतर जाती है, उसी प्रकार एक ही उपमान और शब्द का निरंतर प्रयोग उसके जादू को समाप्त कर देता है। संभवतः इसी कारण नए कवियों ने कुछ ऐसे उपमान दिए हैं जो सर्वथा नवीन हैं, जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर सी, बिजली के स्टोव सी। विद्यार्थियों, बिंब और प्रतीकों में भी नई कविता ने महती उपलब्धि अर्जित की है। नई कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है जिसमें कविता गद्यात्मक बन गई है। अब यहाँ पर एक वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि नई कविता में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है मुक्तक छंदों का।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नई कविता के प्रमुख कवियों को। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धि मूलक यथार्थवादी पुष्टि। इस काल के प्रमुख कवि निम्न हुए हैं। पहले कवि हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का कभी कभी आपको नाम याद रखना पड़ेगा पूरा की पूरा ही, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में वो अज्ञे लिखता है, कभी वो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरे आते हैं धर्मवीर भारती। चौथे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। फिर है शमशेर बहादुर सिंह और छठे आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सातवें हैं नरेश मेहता। आठवें हैं कुंवर नारायण और नवे आते हैं गिरिजा कुमार माथुर और 10वें आते हैं जगदीश गुप्त। अब हम देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। इनको प्रयोगवाद और नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर ही फैक्ट बनता है, यहाँ वन लाइनर फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि प्रयोगवाद और नई कविता का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है। याद रखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को नई कविता और प्रयोगवाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। इसकी असाध्य एक लंबी कविता है और इसका मूल भाव अहम का विसर्जक है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अज्ञे जी विद्रोह, निराशा, भावुकता और कुंठा के चित्रण में भी माहिर थे। उनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में हम देखते हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की शांप, हरिघास क्षण भर, शब्द और सत्य, जितना तुम्हारा सच, नदी के दीप आदि। इसमें हरिघास क्षण भर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यूजीसी नेट, आरपीएससी और केवी की फेवरेट रचना है और ये अधिकतर पूछी भी जाती है। दूसरे कवि आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है जिसकी रचना फैंटेसी में की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रमुख रचनाएं इनकी है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल और गलती। आगे हम पढ़ते हैं धर्मवीर भारती जी को। धर्मवीर मूलतः प्रेम के कवि हैं और इनकी रचना कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। देशांतर की रचना में विदेशी कविताओं का संग्रह है। तो प्रेमथ्यु गाथा में एक लंबी कविता है जिसमें प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। यहाँ जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि इसमें अधिकतर यही पूछा जाता है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, कहाँ के पुरुष की इसमें वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती जी दूसरे सप्तक कवियों में से एक हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता है। ये परिमल नामक संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। विद्यार्थियों, चौथे कवि के रूप में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने फिल्मी गीतकार के रूप में भी कार्य किया। ये हिंदी के प्रमुख गीतकार हैं। इनकी रचना बुनी हुई रस्सी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत तथा इनके गीत फरोश नामक कविता सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने लोक जीवन का चित्रण और व्यंग में सफल प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में हम देखते हैं बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन, जिए, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गांधी, पंचसती, सन्नाटा, गीत फरोश आदि। भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधी वाङ्मय के संपादक भी थे। इनके परिवर्तन जिए नामक कविता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी है। पांचवें कवि आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। अज्ञे जी के अनुसार वो कवियों के कवि हैं। आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि अज्ञे जी ने किसे कवियों का कवि माना है, तो इसमें आएगा शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इनका स्वयं का कहना था, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। कौन से कवि ने कहा था कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ? आपको देखिए, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये जनरल गाइडों में या कोचिंग संस्थानों में आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिएगा। जहाँ मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप ज़रूर नोट कर लें या सुनते वक्त पे उस पर गौर करें कि मैं कौन सा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बता रहे हैं कि वो कवियों के कवि हैं और इनका कहना था कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। ये मार्क्सवादी के समर्थक और सौंदर्य बोध के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में हम देखते हैं टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, घिर गया समय का रथ। तो यहाँ दो क्वेश्चंस आपको बने।
एक तो था कि शमशेर बहादुर सिंह किसके कवि हैं, प्रेम और सौंदर्य के। दूसरा, किसने कहा कि कवियों के कवि कौन हैं, अज्ञे जी ने। और इनका स्वयं का कहना था कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ऐसा किस कवि ने कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अब हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। यहाँ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में किन्हें माना गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, एक सूनी नाव, कॉफ़ी हाउस में लिपटा रजाई में आदि। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं नरेश मेहता को। नरेश मेहता नए बिंबों के सृजक कवि एवं सांस्कृतिक बोध और मानव बोध के कवि माने गए हैं। इन्होंने करुणा, आधुनिक बोध का एक साथ कविता में चित्रण किया है। इनका प्रार्थना पुरुष नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन पर चरित्र पर आधारित है। यानी यहाँ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो नरेश मेहता का खंड काव्य है वो किसके जीवन पर आधारित है? प्रार्थना पुरुष, वह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष वही है जो गांधी जी को दर्शाता है। संशय की एक रात, उबश, किरण धेनवे और चाहता मन। अब हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण मानवीय मूल्यों की तलाश में रत रहने वाले नए कवि हैं। इनकी आत्मजयी नामक कृति कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पर कि कुंवर नारायण की जो कौन सी कृति है जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो आपको याद रखना है आत्मजयी। इसके पात्र वाजश्रवा पुरानी पीढ़ी तथा नचिकेता नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। यहाँ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं कि आत्मजयी कुंवर नारायण की जो रचना है उसमें पात्र वाजश्रवा कौन सी पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको याद रखना है पुरानी पीढ़ी। या पूछा जा सकता है कि आत्मजयी में पुरानी पीढ़ी तथा नई पीढ़ी को के प्रतीकों के नाम बताइए। तो आपको रखना है पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है वाजश्रवा और नचिकेता जो है वो नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, तीसरा सप्तक, चक्रव्यूह, आमने सामने। अब हम देखेंगे गिरजा कुमार माथुर को। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं। इनका सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह तथा रोमांटिक सौंदर्य बोध के कवि हैं। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। गिरजा कुमार जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आती हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप की धान, छाया मत होना और कल्पांतर। मतलब आप इनकी रचनाओं में जो मेन है वो हैं धूप के धान। अब अंतिम जो कवि हैं वो हैं जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में चित्रात्मकता, प्रकृति प्रेम, नवीन शिल्प विधान है। इनकी रचना संबुक में मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति है। तो प्रमुख रचनाओं में नाम आते हैं संबुक, नाव के पंख, शब्ददंश, छंद सती और बोधि वृक्ष। इस तरह से हमने नई कविता के प्रमुख कवियों को पढ़ा और उसमें बनने वाले प्रश्नों को भी देखा। अब हम पढ़ेंगे नई कविता की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके कवि। यहाँ पर विद्यार्थियों जो मैं आपको कुछ रचनाएं बताऊंगा उनको आप हृदयसात कर लेना। इनमें से आपको आरपीएससी में आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है संस्कृत शिक्षा विभाग की, उसमें अवश्य ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला है इतिहास पुरुष। इतिहास पुरुष किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज की। इतिहास का दर्द, यह है रणजीत की। संसद से सड़क पर किसकी रचना है? धूमिल की। जलते हुए पवन का वसंत, दुष्यंत कुमार जी की। हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर साय जी की है। तो मृग और तृष्णा हरि नारायण व्यास की है। तो ये रचनाएं मैंने आपको बताई, 6 रचनाएं हैं और ये 6 रचना में से आपको एक ना एक रचना आपकी अगली एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगी। आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। या आप ऐसे भी आ सकते हैं कि डॉक्टर देवराज की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो आपको याद रखना इतिहास पुरुष। तो वो किसी भी तरह से मिलान में आपको क्वेश्चन दे सकता है। 4 रचनाएं दे देगा, आगे उनके लेखक दे देगा, तो आपको मिलान करने के लिए बोलेगा। तो ये 6 रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनको जरूर याद करिएगा। अब हम देखेंगे प्रमुख तथ्य जो नई कविता पर बन रहे हैं। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। अब
ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको किसी कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, किसने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की? आपको जवाब देना होगा विजय देव नारायण शाही ने। दूसरा प्रश्न बनता है, संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? संत रैदास को। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम तथा स्वामी अच्युतानंद का लिया जाता है। इसी तरीके से आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार। या आपसे पूछा जा सकता है आदि हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कौन है? तो कबीरदास। तो दोनों में आप समझिए, गज़ल के प्रवर्तक दोनों में हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी गज़ल अगर पूछा जाता है तो दुष्यंत कुमार करना है, और आदि हिंदी गज़ल का प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो कबीरदास लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट भी कहते हैं। आप याद रखिए, हिंदी गज़ल का सम्राट अगर पूछा जाएगा तो आएगा दुष्यंत कुमार, या आधुनिक हिंदी का गज़ल का प्रवर्तक पूछा जाएगा तो भी दुष्यंत कुमार, लेकिन आदि हिंदी का गज़ल प्रवर्तक पूछा जाएगा तो कबीरदास। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, गज़ल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। गज़ल कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको लिखना है अरबी भाषा का। और इसमें पूछा जा सकता है गज़ल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से पूछेगा तो आपको राइट आंसर्स देना है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। तो इस तरह से हमने नई कविता को पढ़ा। अब हम इसी का एक पार्ट है समकालीन हिंदी कविता, उसको देखेंगे। जो विद्यार्थी इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, एमए प्रीवियस ईयर में है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अधिकतर पूछा जाता है समकालीन हिंदी कविता, तो उसे ये अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं समकालीन हिंदी कविता को। सन 1960 के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक प्रमुख समकालीन हिंदी कविता या साठोत्तरी कविता है, जिसका अर्थ है 1960 के बाद का काव्य नई कविता से कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए कि हमने देखा था प्रयोगवाद के बाद नई कविता आई थी, और नई कविता के बाद भी 1960 के बाद काव्य में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उसको नाम दिया गया समकालीन हिंदी कविता। तो समकालीन हिंदी कविता वही है जो 19 से 60 के बाद में रची गई हैं। इन कविताओं में नई पुरानी पीढ़ी के सभी कवि एक साथ एक स्वर में सत्ता विरोधी कविताओं की रचना करते हैं। इन कविताओं में राजनीतिक, सांस्कृतिक चिंताओं, पीड़ाओं की चीख पुकार का स्वर इतना तगड़ा है कि काव्य सर्जन में चीख और गुर्राहट स्पष्ट झलकता है। पूरी कविताएं नेहरू युग की राजनीति पर कटाक्ष करती हैं, क्योंकि उस समय जीवन के सभी मूल्य मलिन और धूमिल हो गए थे। यही कारण है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक कवि सुदामा पांडे ने अपना नाम ही धूमिल रख लिया। इसी कवि ने बहुत गहरे से यह अनुभव किया कि शासन, प्रजा तथा तंत्र दोनों की शक्ति का खुला दुरुपयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आपने बहुत सी जगह हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता था कि धूमिल टाइटल सुदामा पांडे ने अपने नाम के साथ क्यों लगाया? नहीं ना। इसी तरह के प्रश्नों को खोज करके आपके सामने रखता है मेरे ये नोट्स। धूमिल ने अपना नाम इसीलिए रखा क्योंकि सब कुछ धूमिल जैसा लग रहा था। उनका अपनी रचनाओं में इतना कटाक्ष किया, इतना समकालीन जो सिस्टम था उसके ऊपर इतना जोर से उन्होंने प्रेशर दिया कि अपने नाम के साथ भी उन्होंने धूमिल रख लिया। इसी तरह कवि धूमिल ने संसद से सड़क तक काव्य संग्रह की कविता मोचीराम में कहा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। इस जूते की तरह बेहाल आदमी को ठीक कैसे किया जा सके, यही कवि धूमिल की बुनियादी काव्य की चिंता है। विद्यार्थियों, ये ऐसी लाइनें हैं आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं कि ये सेंटेंस किसने कहा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो आपको याद रखना है सुदामा कुमार पांडे धूमिल ने कहा है। सुदामा पांडे धूमिल जो हैं उनका ये कथन है, और इनकी कौन सी कविता से लिया गया है? मोचीराम से लिया गया है। किस संकलन से लिया गया है? संसद से सड़क तक लिया गया है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप तीनों प्रश्नों को अच्छे से नोट करिएगा। समकालीन कविता का भावबोध आक्रोश, विक्षोभ, मानवीय पीड़ाओं और यातनाओं की अभिव्यक्ति देता है। नई कविता की रूढ़िवादिता से मुक्ति पाने के लिए कवियों ने नवीन काव्य दिशाओं की खोज की, जो विभिन्न लघु पत्रिकाओं, काव्य आंदोलनों के माध्यम से आरंभ हुई।
समकालीन कविता की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब हम जो समकालीन कविताएं थी उसका शॉर्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको साठोत्तरी कविता क्यों कहते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर इनको नई कविता से अलग माना गया है, उनको देखते हैं। साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर उभरा है। यह स्वर कहीं व्यंग के रूप में है तो कहीं खुले रूप में है। सेकंड जो आता है वह जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को जीवंत परिवेश में अभिव्यक्त किया है। तीसरे जो इसकी अभिलाक्षणिकता है उसको देखते हैं। समकालीन कविता रोमानी छायावाद संस्कारों से पूर्णतः मुक्त है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, समकालीन कविता के लक्षणों के रूप में चौथा जो बिंदु आता है वह है समकालीन कविता समाज की मान्यताओं और परंपराओं से मोहभंग व्यक्त करती है। इस पांचवा बिंदु जो है, इस कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार है। उसमें जीवन की खींच, असंतोष, निराशा, कुंठा तथा कड़वाहट साफ तौर से झलकती है। छठे बिंदु के रूप में जो इसका लक्षण दिखता है वह है भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, विसंगति, आक्रोश, विडंबना की पूर्ण अभिव्यक्ति समकालीन काव्य में हुई है। सातवें बिंदु के रूप में हम देखते हैं मनुष्य की स्वार्थपरता, अधिकार लोलुपता, भ्रष्ट आचरण को समकालीन काव्य का विषय बनाया गया है। आठवां जो लक्षण है वह है समकालीन कविता में राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार किया गया है। कविता एवं राजनीति का यह रिश्ता काफ़ी गर्म है। धूमिल जी की पटकथा इसी अर्थ की रचना है। नवे बिंदु के रूप में हम देखते हैं समकालीन कविता नारी और प्रकृति दोनों से भिन्न दृष्टि से देखती है। यहाँ दोनों का गैर रोमांटिक संसार है, लेकिन देहवाद का बाजारवादी भोगवाद भी मौजूद है। 10वें बिंदु के रूप में समकालीन कविता जीवन के आत्मविस्तार और जीवन विवेक के सौंदर्य को खुलेपन से स्वीकार करती है। इसी दृष्टि से निराला जी कहते हैं, उगता हुआ सूर्य, गीत गाते हुए बच्चे, खिले खिले कमल। दिलचस्प बात यह है कि समकालीन कविता के नए पुराने दोनों तरह के कवियों के मन में कबीर के प्रति असीम आस्था का भाव दिखाई देता है। 11वें बिंदु के रूप में देखते हैं समकालीन कविता में लोकतंत्र की असफल, अराजक और दिशाहीन स्थिति के कारण व्यंग्य की भरमार है। सत्ता हथियाने के खेल में ना कोई मूल्य है, ना कोई आदर्श। कवियों के अनुसार पूरा देश राजनेताओं, व्यापारियों के दलदल में फंसा हुआ है। विद्यार्थियों, हम यहाँ बहुत तेज़ी से अध्ययन करते हैं क्योंकि मैं व्यर्थ की बात करके आपके समय को व्यस्त नहीं करना चाहता। आपका समय बहुत कीमती है, आप एक एक मिनट का सदुपयोग करें। यही कारण है कि मैं बीच में आपसे वार्तालाप नहीं करता हूँ। केवल अध्ययन के विषय में ही हम वीडियो को शॉर्ट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। 12वें बिंदु के रूप में हम देखते हैं समकालीन कविता में परंपरागत शिल्प से छुटकारा पाने का पूरा संघर्ष किया है। कवियों ने प्रकृति के लिरिकल मूड को छोड़कर गद्यात्मक ठोस यथार्थ से भरी कविताओं की रचना की है। लिरिकल मूड होता है यानी जो हम लय में किसी चीज़ को गाते हैं ना, उसको छोड़ करके गद्यात्मक ठोस यथार्थ में कविताएं रचने लगी। समकालीन कविता में सभी कवियों ने अपने बिंब, प्रतीक तथा मुक्त छंद की संभावनाओं को जीकर उपयोग किया है। कुल मिलाकर समकालीन कविता आज के हिंदुस्तान की भीतरी बाहरी इतिहास और राजनीति का यथार्थ प्रतिबिंब है। समकालीन कवियों में से कुछ प्रमुख कवि हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहले कवि के रूप में आते हैं विश्वनाथ तिवारी। बेहतर दुनिया के लिए साथ चलते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे हैं रघुवीर साय। इनकी प्रमुख रचनाओं में लोग भूल गए हैं, एक समय था को देख सकते हैं। तीसरे आते हैं श्रीकांत वर्मा। इनकी प्रमुख रचना है मगध, माया दर्पण तथा फागुन। और चौथे आते हैं दूधनाथ सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं एक और भी आदमी है। धूमिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लीलाधर जगूड़ी, इनकी रचना है घबराए हुए शब्द। और अगले कवि आते हैं वेणुगोपाल। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है चट्टानों के जलगीत और हवाएं चुप नहीं रहती। अगले कवि आते हैं विष्णु खरे। इनकी प्रमुख रचनाओं में देख सकते हैं खुद अपनी आँख से और सबकी आवाज़ पैदने। तथा नेक्स्ट कवि आते अरुण कमल। इनकी प्रमुख रचना है अपनी केवलधार। तथा लास्ट और अंतिम कवि आते हैं अनिल जोशी, जो मोर्चे पर हैं। और नींद कहाँ, धरती एक फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब विद्यार्थियों, हम देखेंगे हिंदी नवगीत परंपरा क्या है। नवगीत परंपरा का प्रारंभ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने 1960 के उपरांत स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अज्ञे जी ही नवगीत के सूत्रधार थे।
तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है विद्यार्थियों, नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन हैं? तो आपको याद रखना है अग्गे जी। नवगीत गीतात्मक कविता का रूप है तथा जब यह नई कविता से जुड़ गई तो नवगीत कहलाने लगी। नई कविता और गीत एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हाइकू की, और अधिकतर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की विद्यार्थी ध्यान दें, आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। हाइकू क्या होता है? हाइकू जापानी कविता का एक छंद है। तो पहले तो यहीं से प्रश्न बनता है हाइकू क्या है? तो आपको याद रखना है जापानी कविता का छंद। अब ये हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगा है। हाइकू कविता उन कविताओं को कहा जाता है जो केवल 3 पंक्तियों की होती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हाइकू कविता में कितनी पंक्तियों की कविता कही जाती है? 3, 5, 7, 10। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है 3। इसकी प्रथम पंक्तियों में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। दूसरी पंक्ति में होते हैं 7 और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 वर्ण होते हैं। तो 7, 5, 7, 5 यानी वर्णों की संख्या भी निश्चित है। हाइकू कविता कितनी लाइनों की है? 3। और पहली लाइन में 5 वर्ण होंगे, दूसरी लाइन में 7 वर्ण होंगे और तीसरी लाइन में पुनः 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार टोटल वर्ण होते हैं 17। तो आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है हाइकू से संबंधित, तो आप 100% उसका आंसर देने के योग्य होंगे। हाइकू क्या है? जापानी कविता के छंद हैं। कितनी लाइनों में होती है? 3 में। पहली लाइन में कितने वर्ण हैं? 5। दूसरी लाइन में कितने वर्ण हैं? 7। तीसरी लाइन में कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 17 वर्ण। और हिंदी में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू कविताएं लिखी हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में हाइकू कविताओं की रचना किसने की है? तो सत्यभूषण वर्मा ने। इस तरह से हाइकू पे बनने वाले प्रश्न मैंने आपको पूरी तरह से दे दिए हैं। विद्यार्थियों, आप देखते हैं हम एक संदेश आपके लिए, और इस सीरीज को आज हमने अंतिम रूप से पढ़ लिया है। कोई भी ऐसा प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है जो कि आपकी एग्जाम में आएगा और आपके नोट्स में ना हो। तो आप विश्वास रख करके इन नोट्सों को बार बार दोहराइए। बार बार इस वीडियो को आप चलते हुए, टहलते हुए कहीं भी आप सुन सकते हैं। आपको स्क्रीन सामने रखने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप वॉइस को सुने, उसी से आपका कंटेंट आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं संदेश। देखा विद्यार्थियों, किस तरह से हमने कुल 16 वीडियो के अंदर इस सीरीज़ को ख़त्म किया है। मुझे आशा है ये सीरीज़ आपके करियर में मील का स्टोन साबित होगी। साथ ही आपको विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन तो यहीं से होगा। नैनो सेकंड में उत्तर देना तथा प्रश्नों को समझकर उनका कर देना धुआं इस सीरीज़ की विशेषता रही है। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। विद्यार्थियों के हित में अगली सीरीज का विषय होगा हिंदी भाषा परिवार की संकल्पना एवं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का विकास। आपको आपके कैरियर की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।